Hello, everybody, and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Divedi, and in today's video, we are starting with chapter 3 of civics of class 8th और इस चैप्टर का क्या नाम है पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉज। तो नाम से पता चल रहा है हम इसमें ये पढ़ेंगे किस तरह से जो हमारी पार्लियामेंट है वो लॉज को बनाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड। अब हमें एक चीज तो पता है भाई कि इंडिया डेमोक्रेसी है, राइट। हमें पता है कि इंडिया डेमोक्रेसी है और इंडिया में लोग डिसाइड करते हैं कि उनको क्या कौन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो क्यों लोग डिसाइड करें? हमें पता है दैट बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। ठीक है, इसके बाद बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रगल था, बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेट करने में, बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग ने स्ट्रगल को ज्वाइन किया और वो इंस्पायर हुए किस आइडिया से? फ्रीडम के, इक्वालिटी के, पार्टिसिपेशन के, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और कॉलोनियल रूल के अंडर, मतलब ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर, ओके जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर बहुत लोगों ने अपनी जिंदगियां, मेजोरिटी लोगों ने अपनी जिंदगियां डर में काटी। किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, उन्होंने अग्री नहीं किया डिसीजन से जो उन्होंने लिया, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया। बट उन्होंने बहुत ऐसे ग्रेव डेंजर भी फेस किया है। जब भी उन्होंने क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी तब उन्होंने वो डेंजर भी फेस किया कि भाई अगर हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कुछ उल्टा या कुछ गलत जो है वो हो सकता है। The nationalists began openly to criticize the British government और उनके डिमांड्स को। उसके बाद 1885 तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने डिमांड करी that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget और वो questions पूछे। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है जिसने अलाउ कर दिया कुछ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, कि some sort of elected representation can take place। ओके, तो वो इसमें भी थे कि मतलब उनको किस तरह से वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे हमको अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। उसके बाद अर्ली लेजिस्लेचर्स में अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वर इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट। ठीक है, उन्होंने अलाउ कर दिया अडल्ट्स को टू वोट एंड नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल्स एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इन्होंने क्या किया? लिटिल डाउट, बहुत थोड़ा डाउट छोड़ा इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट कि सारे लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में एबल हैं टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, while the coming of independence वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं था कि जो गवर्नमेंट है कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, कि गवर्नमेंट का जो मन है वो कर सकते हैं। हमेशा लोगों को अपने ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था। इसीलिए इंडिया ने क्या ले डाउन करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया laid down the universal adult franchise, that is that all adult citizens of the country have the right to vote। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ले डाउन किया। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लोग और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बारे में। जो पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट है डेमोक्रेसी का, वो है कि आइडिया ऑफ कंसेंट की मंजूरी है या नहीं है। ठीक है, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, आम जनता का डिसीजन जो होगा लोगों का, वो क्रिएट करता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स कि वो किस तरह से फंक्शन करेगी। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि इंडिविजुअल और द सिटीजन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है इन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें उनके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, सिटीजन उनको उनका ट्रस्ट जीतने की जरूरत है। ठीक है, ओके,
अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल किस तरह से अपना अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को। एक तरीका है इसको देने का इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, उसके बाद जो एक ग्रुप है फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये गवर्नमेंट बनाता है। और जो पार्लियामेंट है जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स से ही बनी है, ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, वो कंट्रोल करती है और गाइड करती है किसे, गवर्नमेंट को। इस सेंस में क्या होगा, पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। दिस इज important, very very important। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, वो सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसके दो हाउसेस हैं। हमने राज्यसभा के बारे में सुना है और लोकसभा के बारे में सुना है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है और लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, ठीक है। राज्यसभा को कौन चेयर करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा को कौन चेयर करते हैं, लोकसभा के अपने स्पीकर होते हैं, ठीक है। इस टाइम लोकसभा के स्पीकर कौन है, श्री ओम बिरला। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट किस तरह का एक रोल है वो प्ले करती है। क्रिएटेड आफ्टर 1947, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक एक्सप्रेशन है किसका, लोगों के विश्वास का, और उसके अपना एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का, ठीक है। ये जो पार्टिसिपेशन है लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम, उसमें क्या है, इमेंस पावर्स हैं बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब जो पार्लियामेंट में जो लोग आ रहे हैं चूज होके, उनको लोग ही तो चूज करके वहां भेज रहे हैं, इसीलिए वो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन जो है पार्लियामेंट के, वो कहाँ हेल्ड होते हैं, वो सिमिलर मैनर में हेल्ड होते हैं एज दे हेल्ड फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। लोकसभा कब, 5 साल में एक बार इलेक्ट होती है, फिर जब टेन्योर खत्म हो जाता है तो फिर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। कंट्री को डिवाइड कर दिया गया है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पर्सन को इलेक्ट करता है, चूज करता है फॉर दी पार्लियामेंट। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं, वो बेसिकली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या थे 2019 के इलेक्शन के। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली थी, 303, इन कांग्रेस को 52। उसके बाद ये सारी हमारी और सारी पार्टीज हैं जिनको 24, 22 ऐसे सीट्स मिली थी, ठीक है। अब देखिए, जब एक बार इलेक्ट हो जाते हैं लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसके बाद ये जो कैंडिडेट है वो क्या बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी। ये एमपी साथ मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट, संसद। उसके बाद जब एक बार इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, इलेक्शंस हो जाते हैं, पार्लियामेंट परफॉर्म करती है फॉलोइंग फंक्शंस। अब वो कौन से हैं, सिलेक्ट करती है नेशनल गवर्नमेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी राज्यसभा आती है और हमारी लोकसभा आती है। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डज द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट, तो आप लिख देंगे राज्यसभा लोकसभा, बट ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट, हमारा लोकसभा और राज्यसभा तीनों पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर होती है कि कितने एमपी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट उनको मेजोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट को मिली थी, और 443 टोटल सीट्स होती हैं, 445 टोटल सीट्स होती हैं, 443 इलेक्टेड होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑपोजिशन होती है पार्लियामेंट में इज फॉर्म्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि पार्ट नहीं है मेजोरिटी का, और वो कोएलिशन फॉर्म करती है, मतलब कोलैबोरेट करके एक हो जाते हैं।
और जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसे हम दीज पार्टी उसे हम कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी। जैसे हम बोलेंगे बीजेपी का ऑपोजिशन कौन है, तो आम आदमी पार्टी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है हमारे लोकसभा के, वो है टू एग्जीक्यूट, ठीक है। द एग्जीक्यूट एज हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि साथ में काम करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज जो संसद बनाती है, ठीक है। अब this execute is often that we have in mind, this executive is often that what we have in mind when we use the term government, ठीक है। अब गवर्नमेंट का काम यही है ना कि जो संसद में पास हुआ भाई उसको आप ला रहे हो नॉर्मली। अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो लीडर है रूलिंग पार्टी के लोकसभा के, और उसके बाद जो एमपीज हैं जो उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वो सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, ताकि वो इम्प्लीमेंट करे डिसीजंस। दीज मिनिस्टर्स वो चार्ज ले लेते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा एचआरडी मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, हमारे हमारे क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो ये सारी चीजें वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हमारी बन जाती है। उसके बाद रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी टाइम्स आए हैं जब डिफिकल्ट हुआ है एक सिंगल पार्टी के लिए मेजोरिटी बनाना, ठीक है। उस टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, थोड़ा पीछे है, तो वो 2-3 पार्टीज के साथ बात करेगी कि हम सब साथ आ जाते हैं, हम सबकी वोट मिलके हमें मेजोरिटी मिल रही है, तो तब बनती है कोएलिशन की सरकार, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ओके, अब हम आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा फंक्शन करती है प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जितने भी स्टेट्स है ना उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे राज्यसभा हमारी फंक्शन करती है। और जो राज्यसभा है वो क्या और इनिशिएट करती है, लेजिस्लेशन इनिशिएट करती है, और एक बिल रिक्वायर्ड होता है टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। बिल पास होना चाहिए तभी वो लॉ बनेगा, इसीलिए it has an important role of reviewing and altering the laws initiated by लोकसभा। अब लोकसभा से कोई भी बिल राज्यसभा आएगा, राज्यसभा उसमें कुछ मनी बिल को छोड़ के हर बिल राज्यसभा उसमें कुछ ऑल्टरेशन करेगी, राज्यसभा को लगेगा ये ठीक नहीं है, ये बदल दो, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्ट होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज बहुत सारे स्टेट के, ठीक है। टोटल 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं, जो वेरियस अपने प्रोफेशंस में अपने फील्ड्स में एक्सेल कर रहे होते हैं, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, इन सब चीजों से। इसलिए आपने बहुत बार राज्यसभा में हेमा मालिनी को देखा होगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन थे, तो ये लोग एक्सेल करते हैं अपने फील्ड में, इसलिए राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। अब हमारा अगला काम होता है कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन बिगिन करती है तो बिगिन करती है क्वेश्चन आवर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैकेनिज्म थ्रू व्हिच एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये एक और इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है, ये क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ऑपोजिशन पार्टी से उठ के बोलेगा कि आपने ये लॉ बनाया बट इसमें कोई फायदा तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा ओके तो ऐसा क्यों है आप हमें बताओ, राइट, वी नीड आर आंसर। तो उसके बाद जो अपोजिशन है वो जवाब देगी, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्टर टू इट्स शॉर्टकमिंग, मतलब गवर्नमेंट में जो जो दिक्कतें हैं, कमियां हैं, और उसके साथ साथ ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल कि लोग क्या चाह रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्लियामेंट में, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं, ठीक है। और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एमपीज कहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है एमपीज का, ऑपोजिशन पार्टी उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करती है ताकि हेल्दी फंक्शनिंग हो सके डेमोक्रेसी की, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर आर्बिट्रेरी रूल आ जाएगा ना, फिर गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम कुछ भी करें हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई चेक रखने वाला ही नहीं है हम पे। वो हाईलाइट करते हैं ड्रॉबैक्स को वेरियस पॉलिसीज में और प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट के, और मोबिलाइज करते हैं पॉपुलर सपोर्ट अपनी पॉलिसीज का। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसे वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय एमपी, ताकि गवर्नमेंट
अपना काम हमेशा एफिशिएंसी से करती रहे, इट्स ऑलवेज ऑन इट्स टोज। उसके बाद इसके एडिशन में जितने भी मैटर्स हैं जो फाइनेंस से डील करते हैं उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल क्रूशियल होता है, ठीक है। ये वन ऑफ द सेवरल वेज है जिसमें पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। जो एमपीज होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ पीपल who have a central control role in controlling, guiding and informing parliament and is the key aspect of functioning of the Indian democracy. Okay. तो अब हम देखते हैं कि एक नया लॉ कैसे आता है, ठीक है। जो पार्लियामेंट होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉ मेकिंग में, हमने पढ़ लिया। बहुत सारे तरीके हैं जिसे होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का ताकि वो सेंसिटिव रहे जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसके टूवर्ड्स, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। जनरली रेफर करते हैं टू इंजरी, हार्म और थ्रेट टू कॉज्ड बाय एन अडल्ट मेल यूजुअली बाय हस्बैंड अपनी वाइफ। हमने सोचा ना घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं कि औरतों को घरों में उनके पति जो है या इन लॉज हैं वो मारते हैं, ठीक है। तो इस पे आया था एक लॉ, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है, जिसने एक्सटेंड किया था अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द टर्म डोमेस्टिक to include all women who live and have lived in shared household with a male member who is perpetrating the violence. Okay. अब हमारे ऊपर यहाँ पे बकायदा एक पूरा पिक्टोग्राफी दी है, ठीक है, जिसमें ये पूछती हैं कि शर्जिया डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, क्या ग्रेट नहीं है ये डे फॉर विमेन। तो उन्होंने लिखा कि नॉट जस्ट विमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। कुसुम, इट्स टेकन such a long time to get this law passed. In fact, it began establishing need for a new law. उसके बाद यहाँ पे बकायदा प्रॉपर डिस्कशन चलता है, ठीक है। आई नीड एडवाइस, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे शर्म आती है, पर मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद एक ने बोला कि मैं भी इल ट्रीटेड होती हूँ, मतलब मुझे भी सही तरह से मेरे साथ भी बर्ताव नहीं होता, मेरे बेटे और मेरी बहू के साथ वो मुझे गालियां देते हैं, ठीक है। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं, उन्होंने मेरे को घर से भी निकाल दिया। अब मुझे नहीं पता, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, बस मैं इस वायलेंस को जो मारपीट हो रही है उसे रोकना चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या कहा, अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो एक क्रिमिनल लॉ है और वो ऐसे ऑप्शंस को आपको नहीं देता। उसके बाद यहाँ पे था कि बहुत से टेस्टमनी सुनी है बहुत सारी औरतों की, हमने देखा है कि औरतों को प्रोटेक्शन चाहिए जब वो उन्हें पीटा जा रहा होता है अपने ही घर में। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें एक सिविल लॉ चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तो डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड वर्बल इमोशनल अब्यूज, ठीक है। उसके बाद लॉ कवर करना चाहिए विमेन को जो कि रह रही हैं बहुत टाइम से उस घर में। और उसके बाद यहाँ पे एक जो है उन्होंने अपना सजेशन दिया कि मॉनेटरी रिलीफ भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ पैसे भी देने चाहिए। तो उसके बाद The women's movement want a new law on domestic violence. The government should introduce it. ये हमारा पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद the bill has none of that what we've been suggesting. We must oppose the bill in its present form. Let's have a press conference. अब इन लोगों को ये बिल पसंद नहीं आया जो ये बिल निकला। उसके बाद जो एस्टीम्ड मेंबर थे पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने प्रेजेंट किया बिल कि वो बदलना चाहिए क्योंकि वो अग्री नहीं करते डेफिनेशन की जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के साथ जो हमारा बकायदा मतलब निकली है। जो लॉ है इट नीड्स टू प्रोवाइड द टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद व्हाट इज द न्यू लॉ, अब उसमें बकायदा ये हमारा नया लॉ जो था वो आ गया, ठीक है। तो ऊपर इससे हमने क्या बोला कि जो सिटीजन का रोल है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है हेल्प करने में पार्लियामेंट को, ताकि वो हमारे कंसर्न समझ सके और फिर वैसे लॉज बना सके, ठीक है। एस्टैब्लिश करने में द न्यू need for a new law to its being passed at every stage of the process of voice of citizen is a crucial element. उसके बाद ये voice सुनी जा सकती है थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स और फिर लोग राइट्स के लिए लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। अब हम देखते हैं अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज कौन कौन से आए हैं, ठीक है। समटाइम्स एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो सकता है, इससे लीगल होता है, बट वो कंटिन्यू कर सकता है कि वो अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेबल हो क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये हार्म कर सकता है और अनफेयर है, इसीलिए पीपल इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं।
और ऐसी डेमोक्रेसी में जैसी हमारी है, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रेप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा लॉ पास कर दिया जो लोगों को नहीं पसंद आया, तो उन्हें पूरी छूट है कि वो उसके अगेंस्ट, मतलब अपने जो कि हमें पसंद नहीं है ये जता सके, ठीक है। जब बहुत सारे लोग, when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, तो फिर प्रेशर बन जाता है पार्लियामेंट में चेंज करने। जैसे आपने किसान आंदोलन देखा था। अब एग्जाम्पल में लेते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूनिसिपल लॉज थे जो कि ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल, ठीक है, जो ठेले वाले आते हैं उन्हें। बट इसके बाद गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया इसको क्योंकि ये बहुत गलत था, ठीक है। उसके बाद कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ इट डज नॉट एडhere टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट में कौन हो गया, हमारा एससी हो गई, ठीक है। इसको हम कहते हैं, बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ओके, we need to remember that our role as citizen does not end with electing our representative। ऐसे ही कि वोट दे दिया, हमारे फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो गए, उसके बाद हमारा रोल जो है वो खत्म हो गया। हमें then that we begin to use newspaper and media to carefully chart work that is being done by our MPs and criticize their action। अगर कुछ हमारे इच्छा के खिलाफ हो रहा है तो हमें उस पर क्रिटिसाइज करने की आजादी है, और अगर कुछ हमारी इच्छा के साथ हो रहा है या नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमारी ड्यूटी है। इसीलिए वी शुड बेयर इन माइंड कि इस एक्सटेंट तक, thus what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people, जो कि पार्लियामेंट को भी अंदर से वो देती है कि भाई लोगों का इतना ज्यादा एंथुजियाज्म है, लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो हमें बेस्ट से बेस्ट जो हमारे लॉज हैं वो लाने हैं, ठीक है। आई होप इसके साथ हमने चैप्टर एंड कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल।